नमस्कार। सोशल मीडिया के भविष्य और इस पर किसका कंट्रोल होगा, इस पर आज बात करते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि हमारी ऑनलाइन दुनिया का आने वाला कल आखिर कैसा हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही जरूरी सवाल, हमारी ऑनलाइन जिंदगी का असली मालिक कौन है? सोचकर देखिए, किसी ने सालों की मेहनत से इंस्टाग्राम पर एक बड़ी फॉलोइंग बनाई और फिर एक दिन अचानक बिना किसी खास वजह के उनका अकाउंट बंद हो जाता है। सारी मेहनत गई पानी में। तो फिर उस सारे डेटा का, उन फॉलोअर्स का असली मालिक कौन था? यही वो सवाल है जो आज हमारी बातचीत के केंद्र में है। और यहीं पर वेब 2 और वेब 3 के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है वो सामने आता है। देखिए, वेब 2 मतलब आज का इंटरनेट, जहां फेसबुक, ट्विटर जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारी डेटा को कंट्रोल करते हैं। और वेब 3 ये एक बिल्कुल नई सोच है, एक ऐसा भविष्य जहां कंट्रोल हम जैसे यूजर्स के हाथ में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज के सोशल मीडिया में आखिर दिक्कत क्या है। इसे अक्सर बंद बगीचे या वॉल्ड गार्डन्स कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि एक बार कोई अंदर आ गया तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सारा डेटा, सारे दोस्त, सारे कनेक्शंस, सब कुछ उसी बगीचे की दीवारों के अंदर कैद हो जाता है। आज का जो सोशल मीडिया है ना, वो पूरी तरह से केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मुट्ठी भर बड़ी कंपनियां ही तय करती हैं कि हम ऑनलाइन क्या देखेंगे, क्या नहीं। वो अपने प्लेटफॉर्म के चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी कर देती हैं, जिसमें यूजर और उनका कीमती डेटा दोनों बंद रहते हैं। अब इस मॉडल से 3 बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। पहली, प्लेटफॉर्म का पूरा कंट्रोल, मतलब हमारा जो कंटेंट है या जो ऑडियंस हमने सालों में बनाई है, उस पर हमारा कोई असली हक ही नहीं है। दूसरी, सेंसरशिप का खतरा, प्लेटफॉर्म जब चाहे अपनी मर्जी से नियम बदल सकता है। और तीसरी, कमाई का मॉडल, जो पूरी तरह से गड़बड़ है। इसमें क्रिएटर्स को उनकी मेहनत का बहुत छोटा सा हिस्सा ही मिल पाता है। तो सवाल ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का कोई हल है? जी हाँ, यहीं पर वेब 3 का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसे एक क्रांतिकारी बदलाव की तरह देखा जा रहा है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो वेब 3 इंटरनेट को कुछ कंपनियों के चंगुल से आज़ाद कराने की एक कोशिश है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो एक तरह का शेयर्ड और सुपर सिक्योर डिजिटल खाता वही है, ताकि पावर किसी एक कंपनी के पास ना रहकर हम सब यूजर्स में बढ़ जाए। अब ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, सोशल ग्राफ। ये आपके सारे ऑनलाइन कनेक्शंस, कंटेंट और दोस्तों की लिस्ट का एक नक्शा है। सोचिए, वेब 3 में इस नक्शे के मालिक आप खुद होते हैं। मतलब अगर कल को कोई ट्विटर छोड़कर किसी नए ऐप पर जाता है तो उसे जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। वो अपने सारे फॉलोअर्स, अपना सारा नेटवर्क अपने साथ ले जा सकेगा। कमाल है ना? चलिए, अब ये देखते हैं कि ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में काम कैसे करता है। इसके 2 मेन मॉडल्स हैं जिन पर हम एक नजर डालेंगे। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है डीसो। ये एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसे बनाया ही सोशल मीडिया के लिए गया है, मतलब एक स्पेशल पर्पस ब्लॉकचेन। दूसरी तरफ है फेडिवर्स। ये कई अलग अलग सर्वरों का एक नेटवर्क है, जैसे मैस्टोडॉन। ये सब एक्टिविटी पब नाम के एक कॉमन प्रोटोकॉल से आपस में बात करते हैं और जुड़े रहते हैं। और देखिए, असली जादू यही होता है। जैसे ही कोई एक ऐप, मान लीजिए डायमंड पर कुछ पोस्ट करता है, वो पोस्ट तुरंत सुपरनोवाज जैसे दूसरे ऐप पर भी दिखने लगता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि कंटेंट किसी एक कंपनी के सर्वर में बंद नहीं है, वो तो ओपन ब्लॉकचेन पर है, जिससे कोई भी ऐप एक्सेस कर सकता है। तो इस पूरे टेक्नोलॉजी के बदलाव का हम जैसे आम लोगों के लिए क्या मतलब है? पावर का जो बैलेंस है वो असल में कैसे बदल रहा है? ये नंबर देखिए, $18 मिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, करीब करीब 150 करोड़ रुपए। ये वो पैसा है जो क्रिएटर्स ने सीधे अपने फैंस से कमाया है, बिना किसी बड़ी कंपनी को बीच में लाए। ये दिखाता है कि जब पावर सच में क्रिएटर्स के हाथ में आती है तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है। तो यहाँ पर निचोड़ ये है कि डिसेंट्रलाइज सोशल हर किसी के लिए एक नई और बेहतर डील लेकर आता है। यूजर्स को अपने डेटा का असली मालिकाना हक मिलता है, क्रिएटर्स को बिचौलियों के बिना सीधे कमाई का मौका मिलता है, और डेवलपर्स को किसी से परमिशन लिए बिना नए नए ऐप्स बनाने की आज़ादी मिलती है। पॉलीगॉन के को-फाउंडर का ये जो कोट है ना, ये हमें उस दौर की याद दिलाता है जब इंटरनेट बिल्कुल नया था। 1998 का दौर, जब हर तरफ एक गजब का उत्साह था और ऐसा लगता था कि कुछ भी हो सकता है। आज वेब 3 को लेकर भी कुछ वैसी ही फीलिंग है। लेकिन रुकिए, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए हमें इसकी चुनौतियों पर भी बात करनी होगी, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है।
जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि ब्लॉकचेन पर डेटा स्टोर करना कितना ज्यादा महंगा हो सकता है। इथेरियम जैसे जनरल ब्लॉकचेन पर एक सोशल मीडिया ऐप चलाने के लिए जरूरी डेटा स्टोर करने में लाखों डॉलर लग जाएंगे। ये लगभग नामुमकिन है। इसीलिए डीसू जैसे खास ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ती है, जो इस काम को बहुत सस्ता और मुमकिन बना देते हैं। तो वेब3 सोशल को अगर आम लोगों तक पहुंचना है तो उसे इन बड़ी रुकावटों को पार करना ही होगा। अभी इन ऐप्स को इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है, स्पीड भी कम है और लागत भी एक मुद्दा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे 90s के दशक में डायल अप इंटरनेट चलाना, धीमा, मुश्किल और हर किसी के बस का नहीं। और हाँ, हमें उन लोगों की बात भी सुननी चाहिए जो इस पर शक करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये वेब3 और डिसेंट्रलाइजेशन ये सब बस क्रिप्टो करेंसी को बेचने का एक नया और चालाक तरीका है। इसका मकसद इंटरनेट को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि क्रिप्टो की ज़रूरत पैदा करना है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम वाकई में एक ज़्यादा खुला, ज़्यादा बेहतर इंटरनेट बना रहे हैं, या हम बस पुरानी समस्याओं की जगह एक नई और ज़्यादा उलझी हुई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।